सरकार ने पाबंदी का ताला जड़ दिया। 5 साल तक न रैली कर सकते हैं, न कोई प्रदर्शन, न कोई मीटिंग। लेकिन सवाल यह है कि प्रतिबंध सिर्फ 5 साल का क्यों नहीं सरकार ने पीएफआई को सिमी की तरह हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया? ऐसा क्यों है कि पीएफआई को सिर्फ गैर कानूनी संगठन कहा गया है, इसको आतंकी संगठन की श्रेणी में नहीं रखा गया? पीएफआई के पास अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के जरिए बैंकों में जो रुपए थे, अब उनका क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब देखिए। पीएफआई पर पहले चरण में 5 साल का बैन है। आप सोच रहे होंगे कि देश के खिलाफ गतिविधि करने वाले संगठन को क्या 5 साल सुधारने के लिए दिए गए हैं? दरअसल इसके पीछे एक लीगल एंगल है। पीएफआई पर कार्रवाई संविधान के दायरे में रहकर की गई है। संविधान कहता है कि ऐसे संगठनों पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए अदालत में इस बात को पहले साबित करना होगा कि ये संगठन देश के खिलाफ काम कर रहा था। केंद्र सरकार ने यूएपीए के सेक्शन 3 के तहत पीएफआई पर बैन लगाया है। यानी पीएफआई और उसके बाकी सहयोगी संगठनों को सरकार आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि गैर कानूनी संगठन मानती है। फिलहाल पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर स्थायी और पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अब केंद्र सरकार को इस मामले में एक ट्राइब्यूनल बनाना होगा, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के जज करेंगे। इस ट्राइब्यूनल को अगले 6 महीनों में ये फैसला करना होगा कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर लगाया गया ये प्रतिबंध सही है या नहीं। अगर ये ट्राइब्यूनल इस प्रतिबंध को सही मानता है तो ये बैन अगले 5 साल के लिए जारी रहेगा। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल ये कहता है कि इस बैन को जारी रखने के ठोस सबूत नहीं है तो प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। पीएफआई को आजीवन बैन कर देते तो जो यूएपीए एक्ट 1967 का बेसिक ऑब्जेक्ट है और जब तक कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो पूरा नहीं होता तो वो बैन करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को प्रिवेल करता है और जिसमें कोर्ट्स कहती है कि किसी भी संगठन को बिना मौका दिए हुए आप आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, अगर किसी संगठन को गजट नोटिफिकेशन करके गवर्नमेंट जो एमएचए जो है एविडेंसेस कलेक्ट करके गैर कानूनी संगठन अगर घोषित करती है, आतंकवादी संगठन अगर घोषित करती है तो 30 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल को वो मैटर रेफरेंस करना बहुत जरूरी होता है। और ट्राइब्यूनल जो है वो ट्राइब्यूनल उसमें जो जजेस होते हैं वो ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस होते हैं। तो दूसरा जो ट्राइब्यूनल के सामने जो संगठन है वो और जो गवर्नमेंट है ये दोनों वहां जाते हैं और अपनी अपनी बातें कहते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं उन एविडेंसेस को रखते हैं और विद इन 6 मंथ्स वो ट्राइब्यूनल इस बात को डिसाइड करती है कि जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो सही है, वैलिड है, लॉजिकल है और एविडेंसेस से भरपूर है कि नहीं है। अगर अदालत में ये साबित हो जाता है कि पीएफआई पर लगाया गया प्रतिबंध सही है तो ये प्रतिबंध 5 साल से बढ़कर आजीवन हो जाएगा। इन 6 महीनों में यानी जब तक सरकार आरोप साबित नहीं करती है तब तक एनआईए जांच के लिए पीएफआई के 4 लाख सदस्यों में से किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। ये सदस्य अब पीएफआई के लिए किसी भी तरह से कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पीएफआई के नाम पर किसी भी गतिविधि में शामिल होता है
तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केरल में पीएफआई के महासचिव अब्दुल सत्तार ने एक बयान जारी करके यही बात कही। हम महान देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। संगठन गृह मंत्रालय के लिए गए फैसलों को स्वीकार करता है। पीएफआई के सभी सदस्य संगठन से जुड़े सभी कामों को रोकते हैं। पीएफआई अपने 4 लाख सदस्यों से अपनी सैलरी का 10 रुपया हर महीने डोनेट करने को कहता है। सिर्फ सदस्यों से ही पीएफआई के पास 40 लाख रुपए हर महीने आते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग अलग से होती है। अपने एक मुकदमे को लड़ने के लिए पीएफआई ने कपिल सिब्बल को बतौर वकील 77 लाख रुपए दिए थे। ये जानकारी पीएफआई ने खुद दी है। ईडी के अनुसार एंटी सीएए प्रोटेस्ट के लिए पीएफआई ने 1 करोड़ 36 लाख रुपए जुटाए थे। इस बैन के बाद पीएफआई और उससे संबंधित तमाम बैंक खाते अब फ्रीज हो जाएंगे। सुरक्षा एजेंसियां इस संगठन की संपत्तियों को भी फ्रीज कर सकती हैं। पीएफआई के नेता और कार्यकर्ता अब देश छोड़कर नहीं जा सकते। राज्य सरकारें अपने स्तर पर संगठन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगी। प्रॉपर्टीज जब्त हुई हैं जहां से, वो प्रॉपर्टीज आप समझिए कि वो सारी की सारी गवर्नमेंट में आएंगे अगर यह साबित हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी टेरर फंडिंग से बनाई गई है, इसमें विदेशों से, अरब देशों से, खाड़ी देशों से पैसा आया है और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना। इसका एक ही मकसद है कि यूथ को जो ब्रेन वॉश करना और ब्रेन वॉश करके उनको देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करवाना। पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई अब भी बची हुई है। दरअसल एसडीपीआई पर बैन सरकार के दायरे से बाहर है, क्योंकि एसडीपीआई संवैधानिक तौर पर एक सियासी पार्टी है और किसी भी सियासी संगठन पर नकेल का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग के पास होता है। अब चुनाव आयोग शिकायत के आधार पर तय करेगा कि एसडीपीआई का भविष्य क्या होगा। तब तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इस पार्टी के चुने हुए पार्षद और सरपंच काम करते रहेंगे। इस पार्टी के ना तो चुनावों में हिस्सा लेने पर रोक होगी और न ही इसे कोई कार्यक्रम करने से रोका जाएगा। सरकार ने जिस गजट के जरिए पीएफआई पर बैन लगाया है उसमें साफ साफ लिखा है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को मुस्लिम राज्य में बदलने की साजिश चल रही थी। घर बैठे आईईडी और बॉम्ब बनाने का क्रैश कोर्स कराया जा रहा था। यह भी कहा गया है कि यह संगठन भारत के मुसलमानों को रेडिकलाइज कर रहा था, यानी उन्हें कट्टरपंथी बना रहा था। दावा है कि पीएफआई की विचारधारा मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा है। भारत सरकार का ये गजट है जिसमें बताया गया कि पीएफआई देश में ऐसा माहौल बना रहा था जिसकी वजह से देश में हिंसा और दंगे फैलने का डर बना हुआ था। इसमें लिखा है कि अपने खास एजेंडे के जरिए हिंदू मुसलमान के बीच पीएफआई नफरत की ऐसी खाई पैदा कर रहा था जिसको भरना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन इस पूरे गजट में सबसे बड़ी बात जो लिखी गई है वो ये है कि ये संगठन भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रच रहा था, जिसका खुलासा इसी साल पटना में छापेमारी के बाद हुआ था। पटना में ऐसे कई दस्तावेज मिले थे जिससे पता चला था कि पीएफआई किस तरह से देश विरोधी साजिश को अंजाम देने में लगी है। बहुत ही स्वागत करने योग्य निर्णय है। देश में किसी भी प्रकार की असहिष्णुता, अराजकता, आतंकवाद, ये सब बंद करने के लिए ऐसे लोगों पर, ऐसे संगठनों पर बैन तुरंत ही लगाना चाहिए। जांच एजेंसियों का मानना है कि पीएफआई की विचारधारा वही है जो मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड की है। मुस्लिम ब्रदरहुड एक सुन्नी इस्लामी संगठन है जिसकी स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी। ब्रदरहुड का मकसद पूरी दुनिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना है। दावा है कि पीएफआई उसी मुस्लिम ब्रदरहुड के उसूलों पर चलती है। 2015 में जब मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सजाए मौत सुनाई गई तो पीएफआई के सदस्यों ने भारत में इजिप्ट एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया था।
आजादी से पहले मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रभावित होकर मौलाना मौदूदी ने जमाते इस्लामी संगठन की नींव रखी थी। बंटवारे के बाद मौलाना मौदूदी के पाकिस्तान जाने के बाद जमाते इस्लामी ने भारतीय संविधान को अपना लिया, लेकिन 1977 में अलीगढ़ में सिमी की स्थापना हुई, जो कट्टरपंथी संगठन था। जांच एजेंसियां पीएफआई को उसी सिमी का एक सोफिस्टिकेटेड रूप मानती हैं। सिमी के लोगों ने ही पीएफआई को खड़ा किया। सिमी के ही जो पदाधिकारी थे वही बाद में पीएफआई के पदाधिकारी बने, और इन्होंने एक चालाकी और की। इसके तमाम इन्होंने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, कैंपस फॉर फ्रंट इंडिया, वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, तमाम इन्होंने किए और उन सबको बंद किया गया। दरअसल पीएफआई की 1.5 दशक की गतिविधियां बताती हैं कि पीएफआई एक उग्र संगठन है। ये वीएचपी और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों के विरोध के नाम पर नफरत की फौज तैयार करता रहा। पुलिस इसके खिलाफ एक्शन लेने में हिचकती रही, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस पर जांच एजेंसियों की निगाहें टिक गईं। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। रिहैब इंडिया फाउंडेशन, जो दलितों और गरीब मुसलमानों की मदद करने का दावा करती है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो मुस्लिम युवाओं को पीएफआई की विचारधारा से जोड़ती थी। हिजाब को लेकर हुए बवाल के पीछे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम ही सामने आया था। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, इसका काम था मौलवियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं को एक मंच पर साथ लाना। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मानव अधिकारों के नाम पर काम कर रही थी। नेशनल विमेन फ्रंट, इसका काम था मुस्लिम महिलाओं को संगठित करना। जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है।